मैं मनमोहन मिश्रा आप सभी का अभिवादन करता हूं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का विषय है OCCRP। इसके बारे में बहुत से पत्रकारों ने कुछ न कुछ बताया और क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं आगे, और जिन चीज़ों को मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं जिस बारे में, वही बातें। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन एंड क्राइम रिपोर्ट प्रोजेक्ट, क्राइम रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन एंड क्राइम रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसका है, क्यों है, इसके मालिक जॉर्ज सोरोस हैं। इसके बारे में आप सुन ही रहे होंगे और जानते हैं, और मैं अब इस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड और जॉर्ज सोरोस के बारे में बताऊंगा। कुछ तो आप जानते ही हैं। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताने जाऊंगा तो ज़्यादा आपका समय वेस्ट होगा। इसके लिए मैं सीधे बात पे उतर जाता हूं। यह ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट लाने वाला है, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन एंड क्राइम रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये काम क्या करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खुलासा करता है। और आपसे मैं 8 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मैं बता रहा हूं कि 80% वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर किसी ने किया है तो वो है गुजराती। ये सभी गुजराती अच्छे हैं, सभी गुजरातियों के बारे में नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं, बैंकिंग घोटाले, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड, ये 80% नाम जो सामने आया है वो गुजरातियों का आया है। और मैं ये आपको शुरू से ही बताता रहा हूं। अगर इस बारे में, इस रिपोर्ट्स के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको अगर बता दूं कुछ बातें, जैसे कि मैं हमेशा जो बातें कहता रहा हूं कि जनसंख्या में भले ही गुजरात 6-7 करोड़ समथिंग की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन क्राइम में, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने में गुजरात की भागीदारी 80% है। सिर्फ यही नहीं, बैंकिंग फ्रॉड करने के मामले में भी 80% भागीदारी गुजरात की है। 80% बैंकिंग फ्रॉड करने वाले, बैंक को फ्रॉड करके वेलफुल डिफॉल्टर करने वाले गुजराती हैं। इसके बाद बैंकों से जो लोन वितरित होता है, लोन लोग लेते हैं, जो भी लेते हैं, उनमें से 80% लोन लेने वाले, बैंकों से लोन लेने वाले गुजराती हैं। तो इसीलिए वो
डिफॉल्ट भी वही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोन वही ज़्यादा लेते हैं तो डिफॉल्ट भी वही ज़्यादा करते हैं, फ्रॉड भी वही ज़्यादा करते हैं, और पैसा लेकर के भागते भी वही ज़्यादा हैं, क्योंकि लोन वही ज़्यादा लेते हैं, चुका नहीं पाते तो निकल लेते हैं। ये बातें मैं आपको अक्सर बताता रहा हूं, फिर से एक बार मैंने आपको रिमाइंड किया, ये क्योंकि आगे जो रिपोर्ट आने वाली है इसी से रिलेटेड है। दूसरी चीज, 80% अल्टीमेट ब्लैक मनी होल्डर, मतलब ब्लैक मनी किसके पास है, उसमें 80% ब्लैक मनी होल्डर ऑन टुडे, अल्टीमेट ओनर, आज ब्लैक मनी किसके पास है, 80% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है। और वो सब गुजरातियों के लिए, कुछ गुजरातियों की बात कर रहा हूं, कुछ गुजराती, चोर गुजराती, जो भगोड़े गुजराती हैं, क्रिमिनल गुजराती हैं, जो बैंकों से फ्रॉड करते हैं, लूटते हैं, तो 80% ब्लैक मनी के अल्टीमेट ओनर आज वही है। ये तो हुआ फाइनेंशियल, जिस पर कि OCCRP की रिपोर्ट आने वाली है, यानी हिंडनबर्ग 2 आने वाली है, 20, हिंडनबर्ग 2.0 आने वाली है। पहली रिपोर्ट आ चुकी है, दूसरी आने वाली है। लेकिन इसके बाद जब आप देखेंगे, जैसा कि मैं हमेशा सवाल उठाता हूं और ये चाहता हूं कि कोई इस पर ध्यान दे, कि जब भी आप देखें, आपने देखा कि देखा होगा कि भारत की आजादी के लिए 1947 के पहले जब आप देखेंगे तो भारत की आजादी के लिए अपनी जान गंवाने वाले 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने जब अपनी जान गंवाई थी, उससे भी अधिक, तब कहीं जाकर के भारत को आजादी मिली थी। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार है। 7.5 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर के भारत को आजादी मिली। हम ऐसा मानते हैं कि क्रांतिकारियों के दबाव के कारण ही हमें आजादी मिली। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, और आप भी क्रांतिकारियों पर गर्व करते हैं, आपको भी अपने क्रांतिकारियों पर गर्व है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, हर क्रांतिकारी पर आप गर्व करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 7.5 लाख में से एक भी आपको नाम ऐसा नहीं मिलेगा जो गुजरात से आता हो। मेरे कहने का अर्थ है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, या यूं कहिए कि जो क्रांतिकारी, जिन क्रांतिकारियों की लड़ाई से हमें आजादी मिली, या यूं भी कह सकते हैं जिन्होंने अपने प्राण दिए, शहीद हुए, क्रांतिकारी शहीदों में इनके नाम नहीं आते। मैंने ढूंढने की कोशिश की, हो सकता है कि एक आध कहीं नाम हो। दो नाम आजादी के लिए अपने अपने तरीके से लड़ने वालों में सामने आता है। सरदार पटेल, जिन पर हम आप गर्व करते हैं, और महात्मा गांधी भी, जिन्होंने अपने तरीके से देश को आज़ादी दिलाई और लड़े अपने तरीके से। लेकिन वो शहीद आज़ादी के लिए शहीद नहीं हुए थे, वो बाद में, वो तो आज़ादी के बाद भी रहे, और पटेल तो सरकार में भी रहे बाद में,
स्वतंत्रता की आज़ादी में शहीदों की बात मैंने की तो उनमें इनका नाम नहीं आता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आज कम से कम 50 साल से तो मैं भी देख रहा हूं, मेरी उम्र 60-65 है, तो अगर 50 साल से तो मैं देख रहा हूं कि मैंने कभी किसी बॉर्डर से शहीद होकर उसका जनाजा यानी वो शहीद होकर उसकी अर्थी या जो भी कहें उस शहीद की अर्थी गुजरात कभी जाते मैंने देखा है? मैंने नहीं देखा है, मुझे जानकारी नहीं है। भारत के हर कोने में, भारत के कोने कोने से लोग सीमा पर जाते हैं, सैनिक में भर्ती होते हैं, देश के लिए लड़ते हैं और शहीद भी होते हैं। लेकिन मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया, और हो सकता है अगर आपको कहीं दिखे मिले तो जरूर आप इसे अपडेट कीजिए। मेरे कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि ये सेना में नहीं जाते, और आपको मालूम होगा कि गुजरात रेजिमेंट है नहीं। मैंने कई बार कहा कि मोदी जी को चाहिए, मोदी जी तो ऐसे 56 इंच के शेर हैं, तो उन्हें कम से कम गुजरात रेजिमेंट की स्थापना तो जरूर करनी चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं है कि पंजाब रेजिमेंट में सिर्फ पंजाबी हैं, गोरखा रेजिमेंट में सिर्फ गोरखा हैं, ऐसा नहीं है, सेनाओं में ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि जहां से 80% फ्रॉड, 80% फ्रॉडों में 80% भागीदारी है, डिफॉल्टरों में 80% भागीदारी है, वहां शहीदों में चाहे आज़ादी के पहले और चाहे आज़ादी के बाद अब तक इनकी नहीं रही है, अब भी नहीं है। उसके बावजूद भी हम नरेंद्र मोदी को 56 इंच का शेर और पता नहीं क्या क्या उपाधि देते हैं, दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से कोई सेना में नहीं जाता इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग। मेरा कहने का अर्थ ये है, जिस अर्थ को आपको मैं समझाना चाहता हूँ उस अर्थ को आप शायद समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, यहीं के लोग सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वैसे तो नारा लगाना, झंडा लेकर भागना, ये सब तो उत्तर भारत और दूसरे और प्रदेशों से भी करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब जो उंगली उठाते हैं, आबादी पर उंगली उठाते हैं और सांप्रदायिक बातें करते हैं, दूसरे को उकसाते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं, या ये गुजरात लॉबी क्या कर रही है? पूरे देश में जहर फैला रही है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर रही है, पूरे देश में दंगे करवा रही है, और मात्र चुनाव जीतने के लिए, देश की सत्ता पर काबिज रखने के लिए। लेकिन खुद अगर उनका ही इतिहास देखा जाए, क्रांतिकारियों में भी जहां 7 करोड़ की जनसंख्या वाले गुजरात से शहीद नहीं आते, वहीं 15-20 करोड़ अगर आप मानते हैं मुसलमान, तो शहीदों में क्रांति का मतलब भारत की आज़ादी से पहले भी और भारत की आज़ादी के बाद अब तक भी सीमाओं पर शहीद होने वालों में मेरा जहां तक अनुमान है कि कम से कम मुसलमानों का योगदान या परसेंटेज अगर देखा जाए तो कम से कम शहीदों में 5% तो जरूर होंगे। सेना में भी जाते हैं, शहादत भी देते हैं। आपने बार बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, और क्रांति का 1947 के पहले भी। तो
कहने का अर्थ यह है कि जिन पर ये उंगली उठाते हैं वो एक उंगली तो उधर जाती है मुसलमानों पर, लेकिन 4 उंगली जो है वो इनकी तरफ मुड़ती है सवाल लेकर के कि आपने क्या किया है देश के लिए, आपने कौन सा बलिदान दिया है देश के लिए। और अब तो बात लोग कहने भी लगे हैं, सामने भी आने लगा है कि ये तो हमेशा अंग्रेजों से मिले हुए रहे, मिल के रहे, उनकी दलाली की, उनकी गुलामी की, उनकी मुखबिरी की, उनको आप प्रचार प्रसार करवाया। और आपको पता भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी गुजरात से में ही हुई थी। भारत गुलामी भी झेला 150-200 साल उसी के कारण, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही। खैर ये मुद्दा, ये बात काफ़ी गंभीर है। और किसी मतलब जब ये उंगली उठाते हैं दूसरों पर, उस समय अभी मोदी जी की टीम, मोदी जी का IT सेल, मोदी जी के लोग बड़े धड़ल्ले से ये बात कहते हैं और इनकी सरकार के लोग तो नारा भी लगवाते हैं, मंच से कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह के मतलब हेट की पराकाष्ठा पर आज ये पहुंच चुके हैं। और उसी हेट के चलते और उसी हेट के का फायदा उठा करके जिस नफरत को फैलाते हैं, ये उसका फायदा उठाकर ही ये सत्ता में बैठे हैं और राज कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जब इनके बारे में विश्लेषण करोगे आप और समझने की कोशिश करोगे तो आपको शायद बात समझ में आ जाए जो मैंने कहा। ये इनका इतिहास है, ये इनका इतिहास रहा है। देश के लिए कभी भी इन्होंने हथियार नहीं उठाया है। देश की रक्षा के लिए, अस्मिता के लिए, देश के लिए लड़ा, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा और इन्होंने किया भी नहीं है। हाँ, अगर किया है तो कोई अगर इसको अपडेट कर सके तो बताए कि किसने किया है, कौन है, या मैं गलत हूं, या ये बताए कि सही में ब्लैक मनी उनके पास नहीं, दूसरे के पास है, या ये बता सकता है कि मैंने कहा कि वेलफुल डिफॉल्टर कौन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले कौन हैं, इंस्टीट्यूशनल क्राइम करने वाले कौन हैं, फ्रॉड और भगोड़े कौन हैं, पैसा लूट कर भागने वाले कौन हैं। और जब ओवरऑल इकोनॉमिकल स्टडी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80% भारत के संसाधनों पर, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे 80% संसाधनों पर इनका ही कब्जा है।